चेन्नई की टीम अभी तक आईपीएल में एक ऐसी टीम के रूप में जानी जाती है जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स का इस्तेमाल करती है, ट्रॉफी जीतती है और आगे बढ़ जाती है। लेकिन अब चेन्नई के लिए चीजें बदल चुकी हैं। वो एक्सपीरियंस प्लेयर अब चेन्नई की टीम की यूएसबी नहीं है। पिछले सीजन ही चेन्नई की टीम ने कुछ नए प्लेयर्स को अपने स्क्वाड में शामिल किया था, जिसमें डेवॉल्ट ब्रेविस थे, आयुष मात्रे थे, उर्विल पटेल थे। और इस बार आईपीएल ऑक्शन में दो नए खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बोली लगाई, जिसमें प्रशांत वीर के लिए 14 करोड़, कार्तिक शर्मा जैसे प्लेयर के लिए 14 करोड़ की बोली उन्होंने लगा दी। रामकृष्ण घोष जैसे प्लेयर इनके स्क्वाड में पहले से ही शामिल थे। तो एक तो नए नए प्लेयर चेन्नई की टीम में आ गए हैं, दूसरा जो पुराने रिलायबल प्लेयर थे जैसे ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, शिवम दुबे हो गए, उसके साथ साथ इन्होंने संजू सैमसन को ट्रेड करके ले आए, सरफराज खान को शामिल कर लिया। और सरफराज खान का टी20 का फॉर्म और तरीका बदल चुका है। अभी तक जो सरफराज खान आप डोमेस्टिक क्रिकेट में देखते थे कि रेड बॉल प्लेयर के रूप में टैग होते थे और उनकी परफॉर्मेंसेस भी रेड बॉल में ही ज़्यादा रही हैं। उन्होंने टी20 क्रिकेट में जितना भी अभी तक मौका मिला था, आरसीबी से लेके डीसी से लेके जितनी भी फ्रेंचाइजीज के लिए वो खेले हैं, उतना अच्छा नहीं किया था। लेकिन इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सरफराज खान की कमाल की गई है, स्पेशली जिस तरह से उनकी 50s बन रही थी 15-16 बॉल में, फिर सेंचुरी भी बनी। तो आई थिंक पूरी तरह से अपने आप को उन्होंने एज अ व्हाइट बॉल बैट्समैन के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। जेमी ओवर्टन इस टीम में है, वो भी एक रिलायबल प्लेयर के रूप में, क्योंकि दुनिया भर की टी20 लीग्स वगैरह वो खेलते हैं। नाथन एलिस स्पेशलिस्ट टी20 बॉलर, मैं रिलायबल भी कहूँगा उनको, क्योंकि आप देखो एक तो दुनिया भर की टी20 लीग्स में खेलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छा रहा है। इसके अलावा मैट हेनरी भी आई थिंक कॉम्प्लीमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक गेंदबाज हैं। तो ये बेसिकली जो 5-7 प्लेयर हैं जो इस टीम का कोर रहने वाले हैं या रिलायबल प्लेयर है। उसके बाद अगर इनकी इंडियन फास्ट बॉलिंग देखो तो वहाँ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। खलील अहमद हैं, अंशुल कंबोज हैं, मुकेश चौधरी हैं, गुरजपनीत सिंह हैं। गुरजपनीत सिंह को इंडिया के लिए इमर्जिंग एशिया कप में भी खेलने का मौका मिला था, तो ठीक ठाक गेंदबाजी उन्होंने अभी तक की है। बट मेनली ये टीम डिपेंड करती है कि खलील अहमद, अंशुल कंबोज और ज़्यादा खेल गए तो मुकेश चौधरी, यही गेंदबाज रहने वाले हैं। देन स्पिनर्स, जो चेन्नई में हमेशा एक बहुत डिमांडिंग स्किल रहती है। नूर अहमद इनके पास पहले से थे, श्रेयस गोपाल को ये ले आए, राहुल चहर को ये ले आए, उसके अलावा ये अकील हुसैन को भी ले आए। तो अकील हुसैन शायद इनको बैलेंस अच्छा दे देंगे जब जब इनको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये टीम बैटिंग में ज़्यादातर इंडियन बैट्समैन के ऊपर डिपेंड करेगी। ऑलराउंडर्स, फास्ट बॉलिंग, कुछ हद तक स्पिन डिपार्टमेंट, ये फॉरेनर्स पर डिपेंड करेंगे। इनकी बैटिंग पूरी तरह से इंडियन डिपेंडेंट रहेगी, एक आधा प्लेयर आप अगर छोड़ दो। और बैकअप में भी इनके पास अमान खान है, जैक फुल्स हैं जो न्यूजीलैंड के लिए रिसेंटली खेल रहे थे, मैथ्यू शॉर्ट। लेकिन इन सब खिलाड़ियों का उतना यूज नहीं देखता मैं इस टीम में। ये खिलाड़ी कभी रेयरली यूज होते हुए देख पा रहा हूं। फिर एमएस धोनी, उनका एक्सपीरियंस, जो मास्टरमाइंड है, जो सारा ब्रेन है इस सीएसके की टीम का, वो तो अभी भी वही रहने वाले हैं। और बातें बहुत हो रही हैं वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कितना खेलेंगे, बट आई थिंक उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस टीम में। अगर आप इनकी 11 बनाओ तो संजू सैमसन एक ओपनर होंगे, वो तो नॉन डिबेटेबल पॉइंट है। बट दूसरा ओपनर कौन होना चाहिए, आयुष मात्रे या उर्विल पटेल, इसमें बड़ी बहस है। और रीसेंट उस पे जाएं तो लोग कहेंगे कि आयुष मात्रे को होना चाहिए, इंडिया अंडर 19 जीत के आए हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने 2 सेंचुरीज लगाई, वो सब कुछ ठीक है अपनी जगह। लेकिन उर्विल पटेल भी पिछले 2-3 साल से जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेट में आपको बहुत कम प्लेयर ऐसे मिलेंगे जो इस तरह की स्ट्राइकिंग एबिलिटी रखते हैं। आयुष मात्रे के बारे में मैं अभी ये कहूँगा कि टैलेंटेड प्लेयर है, शायद बहुत आगे जाएगा, लंबी रेस का घोड़ा है, लेकिन अभी भी उसको और थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट में ग्राइंड होने की जरूरत है, या टॉप लेवल पर भी थोड़ा और ग्राइंड होने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ जो उर्विल पटेल है वो आपके लिए रेडीमेड प्रोडक्ट है। और दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक तरफ जहां पर आपको संजू सैमसन की स्टेबिलिटी मिल गई, तो आपको दूसरी तरफ ऐसा प्लेयर चाहिए जो जितना डिस्ट्रक्टिव हो उतना अच्छा है आपकी टीम के लिए। और उर्विल पटेल ने पिछले 2-3 साल में 2 बार 30 ऑड गेंदों पर सेंचुरी बना के डोमेस्टिक क्रिकेट में दिखा दिया। 30-32 बॉल पर उन्होंने 2 बार सेंचुरी बना के दिखा दी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो चेन्नई के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि 3 नंबर फिर आप ऋतुराज गायकवाड़ को खिलाएंगे। और उन्होंने भी अपने नंबर के साथ काफी एक्सपेरिमेंट किया है। हालांकि चेन्नई की टीम में वो पिछले साल ही 3 नंबर खेलने लग गए थे, वैसे डोमेस्टिक क्रिकेट में वो 4 भी खेले, 5 भी खेले, फिनिशर भी बने, ओपनर भी बने, सब कुछ उन्होंने ट्राई आउट कर लिया है। बट इस टीम में तो ऋतुराज गायकवाड़ की जगह जो है वो नंबर 3 ही बनेगी। और अनफॉर्चुनेट ये है कि सरफराज खान जैसा प्लेयर इतनी परफॉर्मेंस करने के बाद भी इस टीम की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाएगा, क्योंकि जगह है ही नहीं। आपको अगर सरफराज खान को खिलाना है तो किसी ऐसे प्लेयर को बाहर करना पड़ेगा जो श्योर शॉट प्लेयर है। तो मतलब अगर किसी की इंजरी होती है, कोई अनअवेलेबल होता है, तभी सरफराज खान के लिए जगह बन सकती है, अदरवाइज किसी भी सूरत में सरफराज खान के लिए जगह नहीं बन सकती। एक पॉइंट और भी है कि सरफराज खान की जगह अगर बनेगी तो टॉप 4 में बनेगी,
एज अ फिनिशर तो नहीं खेल सकते, क्योंकि एज अ फिनिशर खेलने के लिए आपके पास थोड़ा पावर पैक गेम होना चाहिए। सरफराज खान का गेम बहुत इंप्रूव हुआ है, चौके छक्के लगाते हैं, बट ज्यादा गेम उनका अभी भी वो टाइमिंग वाला है, बॉल की पेस का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से वो शॉट्स लगाते हैं। फिर नंबर 4 शिवम दुबे को खेलना पड़ेगा। इस टीम में लेफ्ट हैंडर्स की कमी है और नंबर 4 पर फिर आपको लेफ्ट हैंडर लाना ही पड़ेगा। टॉप 3 में आपके 3 राइट हैंडर हो गए, तो 4 नंबर चाहिए आपको शिवम दुबे। 5 नंबर इस टीम में डेवॉल्ट ब्रेविस, पिछले सीजन भी खेले थे, इंप्रेस किया था, लेकिन अब क्या है कि शायद इस टीम में उनको थोड़ा कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी और स्टेबिलिटी का फैक्टर भी देना पड़ेगा। फिर नंबर 6 पर आपको एक और लेफ्ट हैंडर लाना पड़ेगा, और T20 का गेम ऐसा है ना कि आपको मैचअप्स के साथ खेलना पड़ता है, और प्रशांत वीर उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। नंबर 6 पर प्रशांत वीर को इस्तेमाल किया जा सकता है। बैटिंग एबिलिटी बहुत है उनके पास, जिस तरह का उनका बैट स्विंग है, अच्छी लंबी पारी भी खेल सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव बैटिंग भी कर सकते हैं, और उनको ऊपर लाने का एक पर्पस और भी है कि अगर आप उनको ज़्यादा नीचे बल्लेबाजी कराएं तो एक्सपीरियंस उतना उनके पास नहीं है, इसलिए फिर MS धोनी को आपको नंबर 7 पर रखना पड़ेगा। एज अ फिनिशर MS धोनी का एक्सपीरियंस, ऊपर थोड़े से यंगस्टर्स जो जाके खुल के बल्लेबाजी कर सके, और नीचे MS धोनी उसको संभालने के लिए, तो MS धोनी का रोल भी इस टीम में बहुत क्रिटिकल हो जाता है। कार्तिक शर्मा की भी जगह नहीं बन पाएगी, जब तक MS धोनी है तब तक तो कम से कम इस टीम में उनकी जगह बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ऊपर कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसकी जगह पर आप कार्तिक शर्मा को खिला लें। फिर नंबर 8 की बात करो तो नंबर 8 से ऑलराउंडर शुरू हो जाएंगे। इंडियन ऑप्शंस में जाएं तो रामकृष्ण घोष की बात हो सकती है, लेकिन रामकृष्ण घोष के ऊपर जेमी ओवर्टन खेल जाएंगे। रीजन इज कि वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, जिस तरह से वो बल्लेबाजी गेंदबाजी टेबल पर लेके आते हैं, और ज्यादा फॉरेनर्स इस्तेमाल भी नहीं हो रहे CSK की इस बैटिंग लाइनअप में, तो यहाँ जगह भी ऑटोमेटिक है। तो रामकृष्ण घोष वर्सेस जेमी ओवर्टन में जेमी ओवर्टन को ही प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि नंबर 8 की बैटिंग भी आपको मिल रही है, एक अच्छा वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर भी आपको मिल रहा है, तो वो हो गए। उसके बाद नंबर 9 पर फास्ट बॉलर, इंडियन फास्ट बॉलर अंशुल कंबोज। अगर फास्ट बॉलर आपको चाहिए, स्पिनर चाहिए, तो आप श्रेयस गोपाल की तरफ जा सकते हैं। तो ये दोनों चॉइस रहेंगी, और आई थिंक ये फास्ट बॉलर की तरफ जाएंगे। उसके बाद नंबर 10 पर नाथन एलिस आ जाते हैं, तो फास्ट बॉलर उनके जैसा तो आपको चाहिए ही चाहिए। 11 जो है वो नूर अहमद हो जाते हैं, और इंपैक्ट प्लेयर खलील अहमद हो जाते हैं। बेसिकली ये जो इनकी 12 बन रही है, प्लेइंग 12 बन रही है, इसमें डेप्थ अच्छी खासी आपको बल्लेबाजी में नंबर 8 तक मिलेगी। बॉलिंग ऑप्शन में भी इनके पास 6 ऑप्शन है, 4+2 के कॉम्बिनेशन के साथ भी खेल सकते हैं, और 3+3 पर भी खेल सकते हैं। एक और चीज है, इनको मान लीजिए नंबर 8-9 पर अकील हुसैन चाहिए, तो उनको लेके आ सकते हैं, और फिर साथ में आप रामकृष्ण घोष को खिला सकते हैं। जेमी ओवर्टन को उस केस में ये बाहर कर सकते हैं, तो 3+3 का कॉम्बिनेशन इनका वहां पर भी बन जाएगा। तो इनके पास ऑप्शंस हैं, नीचे ये काफी ज्यादा चेंजेस कर सकते हैं। वैसे अगर आप देखो, प्रशांत वीर एक रहेंगे, वो श्योर शॉट रहने वाले हैं। बाकी जाए जेमी ओवर्टन खेलेंगे, तो फिर अंशुल कंबोज खेल रहे होंगे, नाथन एलिस खेल रहे होंगे, नूर अहमद होंगे, और खलील अहमद होंगे। तो इसमें इनके पास 2 स्पिनर आते हैं, नूर अहमद और प्रशांत वीर। अगर इनको 3 स्पिनर खिलाने हैं, तो एक तो श्रेयस गोपाल का ऑप्शन है कि आप अंशुल कंबोज की जगह पर श्रेयस गोपाल को खिला लीजिए। दूसरा अकील हुसैन का ऑप्शन इनके पास है। जब अकील हुसैन को ये लेके आएंगे, तो फिर ये बाहर कर सकते हैं जेमी ओवर्टन को। दे हैव मल्टीपल परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो अपने गेंदबाजी और बल्लेबाजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिर्फ मल्टीपल परमिटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, इनके पास जेन्युइन विकेट टेकर के रूप में नूर अहमद मौजूद है, जो मिडिल ओवर्स में विकेट्स निकालता है। नई गेंद स्विंग कराने के लिए अंशुल कंबोज हैं, खलील अहमद हैं, तो वो भी चीज़ है। स्पेशलिस्ट T20 बॉलर के रूप में नाथन एलिस हैं, जो अच्छा स्लोअर वंस कटर डालता है। अच्छा, बैटिंग भी अगर आप इनकी देखो तो अच्छे एक्सप्लोसिव बैट्समैन भी हैं, साथ में कुछ स्टेबिलिटी देने वाले बैट्समैन भी हैं, लाइक ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, नीचे फिर MS धोनी जैसे प्लेयर्स भी हैं। और MS धोनी सिर्फ एज अ प्लेयर नहीं, जो वहाँ पर ग्राउंड पर प्रोसीडिंग कंट्रोल करते हैं, तो मास्टरमाइंड तो वही रहते हैं, और उनका ग्राउंड पर होना किसी भी टीम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है जब भी वो ग्राउंड पर रहते हैं। बैकअप्स भी इनके पास अच्छे हैं। आप किसी भी स्पॉट के लिए देखिए, जैसे ओपनिंग में आयुष मात्रे बाहर बैठे होंगे, सरफराज खान बाहर बैठे होंगे, अमान खान फिनिशर के रूप में बाहर रहेंगे, तो कई सारे प्लेयर्स हैं इनके पास बैकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक कार्तिक शर्मा भी रहेंगे विकेट कीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, विकेट कीपर भी कई हैं इस टीम में। तो आई थिंक बैकअप जो है वो ये प्रॉपर कवर करके चल रहे हैं। फास्ट बॉलिंग में भी आप देखो, मुकेश चौधरी के लिए जगह बनाना मुश्किल होगा, गुरजपनीत सिंह हैं, तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन बॉलिंग डिपार्टमेंट, बैटिंग डिपार्टमेंट एंड इवन कीपिंग डिपार्टमेंट। हर जगह आपको बैकअप प्रॉपर नजर आते हैं। लेकिन इस टीम में कुछ वीकनेसेस हैं कि ये टीम बहुत हैविली डिपेंडेंट है प्रशांत वीर पर। अगर प्रशांत वीर ने परफॉर्म नहीं किया तो फिर इनके परमिटेशन कॉम्बिनेशन पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। फिर अकील हुसैन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस टीम में, और अकील हुसैन जब आएंगे तो फॉरेन प्लेयर है कि इनको कम करना पड़ेगा, फिर ओवर्टन नहीं खेल पाएंगे, तो बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो इनको चेंज करने पड़ जाएंगे। दूसरा, ये टीम फिनिशिंग में MS धोनी के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। अभी तक आपने देखा कि MS धोनी आते थे, 2-4-6 बॉल खेली, चौके छक्के लगाए, खत्म कर दिया।
अब MS धोनी को थोड़ा ज़्यादा देर क्रीज पर रहना पड़ेगा और वो एक थोड़ा डिफरेंट रोल हो जाएगा, क्योंकि अगर MS धोनी क्रीज पर नहीं है, यंग प्लेयर्स खेल रहे हैं और क्रूशल सिचुएशन में गेम है, तो फिर शायद चेन्नई के फैंस की दिलों की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ी हुई जरूर रहेंगी। जरूर यंग प्लेयर्स के साथ ये है कि उनका दिन है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये रहता है कि एक्सपीरियंस प्लेयर अगर मिडिल में रहे तो उसका बेनिफिट जो है वो आपको हमेशा देखने को मिलता है। तीसरी चीज कि इनके पास ऑफ स्पिनर कोई भी नहीं है, इस स्क्वाड में कोई भी ऑफ स्पिनर नहीं है। अगर सिर्फ पार्ट टाइम ऑफ स्पिन गेंदबाजी की भी बात करी जाए तो आयुष मात्रे होंगे जो कि 11 में नहीं खेल पाएंगे, वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आज के T20 के गेम में आपके पूरे स्क्वाड में कोई ऑफ स्पिनर नहीं है, तो आप समझिए कभी आपको कोई ऐसा मैचअप है जहां पर सामने ज़्यादा लेफ्ट हैंडर्स हैं, आपको खिलाना है तो आप खिला नहीं पाएंगे। फिर फिंगर स्पिनर्स भी जैसे चेन्नई में पहले होता था, अब तो आप उतना ज़्यादा नहीं देखते कि जहां गेंद ज़्यादा टर्न कर रही है तो आपको गेम कंट्रोल करने के लिए फिंगर स्पिनर्स चाहिए। तो फिंगर स्पिनर्स दो हैं, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, दोनों शायद एक साथ नहीं खेल पाएंगे। पहले चेन्नई की टीम में ऑप्शंस रहते थे कि फिंगर स्पिनर्स उनके पास अच्छे खासे रहते थे। फिर लेफ्टी जो आज के टाइम में जो मैचअप का गेम है वो सिर्फ दो हैं, जिसमें से एक शिवम दुबे हैं और दूसरा जो है प्रशांत वीर है। बाकी पूरे स्क्वाड में ही लेफ्टी नहीं है इनके पास। तो बैटिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ है, बट आज की मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में आपको सब कुछ बैलेंस आउट करके चलना पड़ता है। और सामने वाली टीम में मान लीजिए लेफ्ट आर्म स्पिनर है और शिवम दुबे जल्दी आउट हो गए तो फिर इस टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किलें आएंगी। राइट हैंडर्स के खिलाफ अगर थोड़ा सा भी बॉल घूम गया तो ये कुछ कमजोरियां जो है वो रहने वाली हैं। फिर कैप्टनशिप, MS धोनी रहते हैं तो उसका एक फ़र्क तो पड़ता है ग्राउंड पर, बाकी टीम जैसे चलती है, खेल जैसे चलता है, लेकिन जो एक्चुअल कप्तान होता है वो अपने डिसीजंस उतना खुल के नहीं ले पाता। ये हमने पहले ऋतुराज गायकवाड़ के साथ भी देखा है, रविंद्र जडेजा के साथ भी देखा है, तो इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है और ये कुछ चेन्नई की टीम में निगेटिव पॉइंट भी हैं। बट इन टोटलिटी अगर आप देखें ना तो टीम अच्छी है। हाँ, डिपेंड कर रही है कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स के ऊपर, लाइक MS धोनी के ऊपर फिनिशिंग में, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस चाहिए होगा। बिना उनके एक्सपीरियंस के ये टीम क्रंच मैचेस में चाहे चेज करना हो, बड़ा टारगेट सेट करना हो, तो वहाँ पर कभी कभार फंस सकती है। प्रशांत वीर के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी है, बट स्टिल आई बिलीव कि ये बड़ी ऑलराउंड टीम है। बैटिंग डेप्थ अच्छी है, स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है और फास्ट बॉलिंग भी ओवरऑल ठीक है, स्पेशली T20 बॉलर भी इनके पास है और कुछ बहुत रिलायबल प्लेयर भी हैं, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे, जो कई सालों से IPL खेल रहे हैं। तो अच्छा यूथ एंड एक्सपीरियंस का मिक्सचर है। बाकी बैलेंस आउट कैसे करते हैं और कैसे खेल इनका स्टार्ट होता है, सीजन कैसा स्टार्ट होता है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट इस बार लग रहा है कि चेन्नई की टीम टॉप 4 में क्वालिफाई करने वाली है। आप लोग को क्या लग रहा है कमेंट करके बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।